जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, पर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई टॉपिक, नया लेसन और नए क्वेश्चन आंसरों और उत्तरों की श्रृंखला। तो आज का जो टॉपिक है वो मानव जनन है। आप किसी क्लास के हों, आप कोई तैयारी कर रहे हो, वो समस्त टॉपिक यहां से बिलोंग करेंगी, मिलेंगी। बहुत सारे टॉपिक आपके यहां से मैच करेंगी हर आपके समस्त एग्जाम में। आप क्लास 9 हो, क्लास 10th हो, क्लास 12 हो, 11th हो, मानव जनन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑल सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं मानव जनन। मानव जनन तंत्र में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की कुछ श्रृंखलाएं हैं जो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र अर्थात नर जनन तंत्र अलग और मादा जनन तंत्र अलग। समझिए कि जिनमें जनन तंत्र अलग अलग होता है, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, उनमें लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। और जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं उसमें अलैंगिक जनन। समस्त विकसित जीवों में लैंगिक जनन होता है अर्थात नर तंत्र अलग होते हैं और मादा तंत्र अलग। चूंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मानव जनन तंत्र है, तो उसी के ऊपर डिस्कशन होगा। आइए शुरू करते हैं। मानव जनन तंत्र में जो नर है उसका सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है उसका टेस्टिस, जिसे हम वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं अर्थात टेस्टिस बोलते हैं। और टेस्टिस जो होता है एक पतली सी झिल्ली द्वारा बाहर की तरफ से कवर्ड होता है, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं स्क्रॉटम, हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। जो मानव का टेस्टिस होता है शरीर से बाहर की तरफ होता है, क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तापमान पर इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वह तापमान इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, बेहतर नहीं है। इसलिए यह मानव शरीर से एक स्क्रॉटम नामक झिल्ली द्वारा बाहर की तरफ लटका होता है या लगा होता है, कह सकते हैं। इसका जो तापमान होता है मानव शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अर्थात चाहे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहे तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान होता है। और उसी तापमान पर कुछ हार्मोन्स और कुछ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और उसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बातें समझ में आ रही? तो स्पर्म मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हिंदी में समझे तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर हम 2 मिनट या 4 मिनट के अंदर इसके पूरे बायोडाटा को ले ले और इसके बाद 2-4 मिनट में इसको भी खत्म कर ले, तो जितने भी क्वेश्चन सफिशिएंट बनेंगे, सारी चीजें एकदम एक बार में क्लियर होंगी। आइए, टेस्टिस एक जोड़ी में होता है जो स्क्रॉटम अर्थात वृषण कोश के अंदर सुरक्षित होता है। टेस्टिस से निकलने वाली एक नलिका होती है, टेस्टिस के ऊपर एक उलझी हुई संरचना का निर्माण करती है और वह उलझी हुई संरचना एपिडिडाइमिस कहलाती है। अर्थात टेस्टिस के ऊपर एक नलिका का घुमावदार गुच्छा होता है और उस गुच्छे को बोलते क्या है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है शुक्राणुओं को टेस्टिस से बाहर निकालता है, खींचता है, और पहले इसको अपने अंदर टर्न करने के बाद तब जाके शुक्राणु नलिका में, जिसे हम वास डिफरेंस बोलते हैं, उसमें भेजता है। शुक्राणु नलिका अर्थात जो शुक्राणुओं को लेके ऊपर की तरफ जाती है वो शुक्राणु नलिका कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंस। बातें स्पष्ट हो रही है? हम हर मैक्सिमम जो क्लास होती है बाई लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। शुक्र नलिका अर्थात वास डिफरेंस, ये ऊपर की तरफ घूमते हुए जाती है और घूमने जहां खुलना होता अर्थात हमारे पेनिस अर्थात लिंग के जो सबसे बाहरी वाला रास्ता होता है, जिससे स्पर्म को बाहर किया जाता है, शुक्राणु को बाहर किया जाता है, उसके ठीक पीछे वाले रीजन को हम समझते हैं। जब घूम के वह शुक्राणुओं को आगे लेके बढ़ती है, तो शुक्राणुओं को आगे लेके आते समय इसके रास्ते में 3 ग्रंथियां पड़ती हैं और तीनों ग्रंथियों का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है जो आपको समझना है।
यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके लोअर और हायर लेवल पे। तो आइए शुरू करते हैं। जो तीनों ग्रंथियां हैं उसमें पहली ग्रंथि है सेमाइनल वेसाइकल। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम एक ही है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। सेमाइनल वेसाइकल जो होती है वह सीमेन, अर्थात आप कभी गांव वाली लैंग्वेज में सुने होंगे वीर्य या सीमेन। क्या? सीमेन। सीमेन का स्राव करती है। सीमेन में फ्रुक्टोज नामक एक एनर्जी मटेरियल होता है जो यहां से आने वाले शुक्राणुओं को एक्स्ट्रा ऊर्जा देता है। बातें समझ में आ रही है? इसके अलावा सीमेन में फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज की भी कुछ मात्राएं उपस्थित होती हैं। यहां से निकलने वाले सीमेन जो होते हैं सफेद कलर के हल्के चिपचिपे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय रास्ते में एक और बड़ी ग्रंथि पड़ती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह प्रोस्टेट ग्रंथि सेमाइनल वेसाइकल अर्थात सीमेन के साथ कुछ अन्य तरल पदार्थों का स्राव करती है जो सीमेन के साथ मिलकर आगे बढ़ता है और इस रास्ते को साफ करने में मदद करता है। और इसी के साथ तीसरी छोटी ग्रंथि होती है यहां पे जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। पहली सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी जो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों से जो निकलने वाला स्राव होता है, जो तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है, वो हल्के सफेद रंग का होता है। जो स्पर्म से पहले ये जो शुक्राणु आ रहे हैं इसके पहले स्रावित होता है और स्रावित होते हुए इस रास्ते को साफ करता है। तो इस रास्ते को साफ करने का मतलब क्या कि सर यहां कचरा होता है क्या? कचरा नहीं होता, बल्कि यहां यूरिन आता है। क्या आता है? यहां यूरिन आता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहां से समय समय पर यूरिन आता रहता है जिससे ये पूरा जो माध्यम होता है वह एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक माध्यम को खत्म करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या होता है कि यहां से ये पहले शुक्राणु नहीं आते हैं, पहले क्या आता है, ये समस्त सीमेन आते हैं जो तरल पदार्थ के रूप में यहां से यहां तक के रास्ते को एनर्जी मटेरियल से फुल कर देते हैं जिससे यह शुक्राणु जो आ रहे हैं वो क्या हो, वो जीवित रह सके। बातें समझ में आ रही है? नहीं तो अगर ये रास्ता इतना, ये एसिडिक जो रास्ता है इसमें अगर अचानक से शुक्राणु आ जाएंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए ये तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं कि यहां से एनर्जी मटेरियल और कुछ तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती रहती है जिससे ये क्या होता है कि रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है जिससे शुक्राणु आसानी से जीवित माध्यम से आते हैं, वेजाइना में प्रवेश करते हैं। तो इतनी बातें थी जो शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। एक पॉइंट यहां से मिसमैच हो गई, ध्यान दीजिए। यह प्रोस्टेट जो ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह इन्फेक्शन के कारण, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इनमें अगर सूजन आ जाती है तो ये यूरिन की जो नस होती है, ये इधर से जो यूरिन को लेके आ रही है अर्थात मूत्र को जो बाहर लेके आ रही है, इसी के ठीक पीछे ये ग्रंथि होती है। इसमें स्वेलिंग के कारण यह नसें दब जाती है और बार बार इसमें क्या होता है, जब भी यूरिन लगती है और व्यक्ति यूरिन के लिए जाता है, मूत्र के लिए जाता है, तो यूरिन बहुत तनिक मात्रा में रिलीज होती है क्योंकि यहां की नसें क्या हो गई है, दब गई हैं और यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत अत्यधिक पीड़ा होती है बार बार। ये खास करके ओल्डनेस अवस्था में जब आदमी 50, 55, 60, 70 के आसपास पहुंचता है तब इसका इफेक्ट देखने को ज्यादा मिलता है। वैसे तो बैक्टीरियल वायरल का इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन यह सडनली ज्यादातर उभरती है ओल्डनेस एज में, वृद्धावस्था में। तो क्या होता है, आदमी बार बार यूरिन के लिए जाता है लेकिन यूरिन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पास होता है और इसे, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। इसी के नाम से ही ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट कैंसर। अब प्रोस्टेट कैंसर का इलाज होता है तो जो ऑपरेशन द्वारा इस ग्रंथि को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि ओल्डनेस अवस्था में बहुत ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। हमारे टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल होती हैं। लीडिंग सेल ही स्पर्म का शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। लीडिंग सेल मध्य में ऐसे गोले गोले के रूप में होती हैं और इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये पॉइंट भी आप पेन डाउन में रखिएगा, याद रखिएगा, पेन डाउन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, संघर्ष ही एकमात्र ऐसा जो रास्ता है
यह एक तरीका है जिससे आप दुनिया के समस्त चीजों को अपने काबू में कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जो आपके सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ये आपका बेस क्लियर हो रहा है। अब बात हो रही है जब शुक्राणु की, तो शुक्राणु क्या है इसके नीचे डायग्राम में एक मेंशन किया गया। शुक्राणु जो होता है मानव जनन तंत्र का एक सक्रिय छोटा सा भाग होता है जिसमें आधे गुणसूत्र मानव के होते हैं, चाहे एक्स हो सकता है चाहे वाई गुणसूत्र, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। शुक्राणु का जो अगला भाग होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं, और यहां से क्वेश्चन छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, दोनों लेवल बहुत अच्छे से बनता है। एक्रोसोम जो होता है बाबू, एक्रोसोम गाल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है, और ये जैसे ही अंड के पास पहुंचता है तो यह इसको भेदने में काम करता है। अगर एक्रोसोम को हटा दिया जाए शुक्राणु की तरफ से तो कभी भी निषेचन नहीं हो पाएगा अंड से। तो ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत भाग होता है, जो निषेचन में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा इसके पास अर्ध क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होता है इसके बीच में, एक्रोसोम के ठीक पीछे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो पूरे न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, ढक के रखती है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया कि मानव का अर्ध गुणसूत्र होता है, आधा गुणसूत्र। अगर बाबू जो होता है लिंग गुणसूत्र एक होते हैं, और एक गुणसूत्रों में से कोई एक, अच्छा एक नहीं, एक जोड़ी होते हैं, एक्स वाई होते हैं लिंग गुणसूत्र ना, तो इसमें से चाहे एक एक्स हो सकता है या कोई एक वाई हो सकता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बातें समझ में आ रही? इसके ठीक पीछे जो होता है ये नेक रीजन कहलाता है। अच्छा ये हेड रीजन होता है, हेड मतलब सिर वाला रीजन, ये नेक रीजन होता है, ये गर्दन वाला रीजन कहलाता है। और समझिए गर्दन वाले रीजन के अंदर या मध्य में ढेर सारी माइट्रोकांडिया होती हैं, जो माइट्रोकांडिया इसको ऊर्जा देती है, जिससे यह सक्रिय अवस्था में रहता है, एक्टिव अवस्था में रहता है। ये जो पीछे वाला रीजन होता है, ये पूंछ वाला रीजन होता है, इसके मूवमेंट के कारण यह स्पर्म क्या करता है, गति करता है, यह शुक्राणु क्या करता है, गति करता है वेजाइना के अंदर। इतनी बातें थी जो मस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र एक पॉइंट मिस हुई है। जो नर जनन तंत्र में दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। यह माना जाता है एंड्रोजन के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ये उसी का भाग है। एंड्रोजन जो होता है यह पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूछ का विकास हो गया, चेस्ट का चौड़ा हो जाना हो गया, और अत्यधिक ऊर्जावान बनाना, ये सब एंड्रोजन का प्रभाव होता है या उसका इफेक्ट होता है। मादा जनन तंत्र में दो हार्मोन्स हैं जिसको बोलते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा इसी के अंतर्गत FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स भी संबंधित हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है वो अभी पेंडिंग रखते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए, तब आपको समझाएं ये सारे पॉइंट। आइए बात करते हैं मादा जनन तंत्र के ऊपर। मादा जनन तंत्र में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे यहां टेस्टिस था वैसे यहां पे ओवरी होती है, जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय से प्रत्येक 14 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी साइकिल के 14वें दिन बाद क्या होता है, एक ओवा का फॉर्मेशन होता है, अंड का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय से किसका फॉर्मेशन? अंड का फॉर्मेशन। यहां सामने थोड़ा सा डेवलप्ड एक ओवा बना दिया गया। यह ओवा, इसके एक छतरी नुमा संरचना होती है इसके आगे, मतलब ओवरी के ठीक ऊपर एक जोड़ी ओवरी भी होती है, एक जोड़ी टेस्टिस भी होता है। यह मानव का जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का मुख्य भाग है, और ओवरी मादा का जनन तंत्र का मुख्य भाग है। ओवरी से एक अंड का निर्माण होता है जो एक छतरी नुमा संरचना के द्वारा अपने अंदर खींच लिया जाता है, और खींचने के बाद यह उसे ऊपर तक लेके जाया जाता है। इस वाले भाग को जो ओवरी से जुड़ा हुआ है, जो अंड को अपने अंदर खींच लेता है, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन
ट्यूब कहते हैं। ये चूंकि नली की नुमा संरचना होती है, ट्यूब की नुमा संरचना होती है और आगे छतरी की नुमा संरचना होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। आई होप क्लियर। इसके अंदर का जो भाग होता है, जहां एकदम सामने की संरचना होती है फैलोपियन ट्यूब की सबसे बड़ी संरचना, इसे हम फिम्बरी बोलते हैं। फिंगर की नुमा संरचना धारण करने वाली जो संरचना है उसे हम फिम्बरी बोलते हैं। इसके ठीक पीछे वाला भाग जहां पे सक करके पहुंचाया जाता है अंड को, उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यह फिम्बरी के ठीक पीछे की संरचना होती है जो उसको सक करने में, अंड को सोखने में, अपने अंदर खींचने में क्या करती है, मदद करती है। इसी के ठीक ऊपर वाला भाग जो होता है एम्पुला कहलाता है और एम्पुला के ठीक पीछे वाला भाग, ऊपर वाला भाग अस्थमस कहलाता है। फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, आपको इतना याद करना है। अगर इतना याद नहीं होता तो एक नाम याद कर लीजिए भैया, बाबा रामदेव का फैलोपियन ट्यूब, है ना। इतनी बातें नहीं याद आ रही हैं तो फैलोपियन ट्यूब केवल याद कर लीजिएगा। और पूछता है कि निषेचन कहां होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। बातें क्लियर। आपका एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि निषेचन कहां होता है। अब यहां से फैलोपियन ट्यूब यहां, अब अंदर की तरफ आते हैं। ये तीनों तरफ की जो मुहानी दिख रही है या तीनों तरफ का जो रास्ता दिख रहा है, जो गैप वाला रास्ता है, इसे हम कहते हैं यूटरस, गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय अर्थात यूटरस। बातें समझ में आ रही है। और इसकी चारों तरफ जो तीनों तरफ की दीवार है, इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसे हम एमसी साइकिल बोलते हैं। एमसी साइकिल शुरू होने का यही रीजन है कि यहां फैलोपियन ट्यूब से ये जो ओवरी है, इसी से कुछ हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है, बंद हो जाता है। आई होप कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिश्रित होते हैं। इन समस्त हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाता है, जिससे इंडोमेट्रियम की दीवारों में ब्रेकनेस आ जाती है, ये फट जाती है, ये पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। और हर तरफ की जो इंडोमेट्रियम की दीवारें जब डैमेज हो जाती हैं तो यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड शुरू हो जाता है, जिसे हम एक साइकिल के रूप में नाम देते हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म, है ना। एमसी साइकिल, रजोधर्म, मासिक स्राव, बहुत सारे नाम है ना। तो मासिक धर्म कहां शुरू होता है, कौन सी दीवार फटने के कारण, इंडोमेट्रियम की दीवार फटने के कारण हो जाता है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 1 हफ्ते के आसपास तक रहती है, उसके उपरांत बंद हो जाती है। जिस दिन बंद हो गई उसके ठीक 14वें दिन बाद, यह पहले की धारणा थी, आज भी यही विज्ञान मानता है। हालांकि अब कंडीशन थोड़ी कुछ अलग अलग सभी फीमेल्स में हो गई है, लेकिन साइंस का मानना है जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुई उसके 14वें दिन बाद एक इसी अंड का निर्माण होता है, जो इस ओवरी से, अंडाशय से रिलीज होकर यहां पहुंचता है। जब शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था बाबू, तो इसके अंदर पुरुष के आधे गुणसूत्र थे, और जब अंड का निर्माण होता है तो इसमें भी माम्मी के या मदर के आधे गुणसूत्र होते हैं, और यह डेवलप्ड होकर यहां ओवा का फॉर्मेशन करती, ऐसे इस तरह से। अब इसी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आइए आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय में पहुंचने के बाद कोई भी अंड गर्भाशय की दीवारों पे जाके चिपक जाता है और यहीं पे इनका निर्माण होने लगता है। क्या होने लगता है, हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा मिसमैच हो गया। क्या कि जब अंड का निर्माण होता है, एक अंड का निर्माण, तो जनन क्रिया, वेजाइना के रूट से जनन क्रिया होती है, और जनन क्रिया के बाद आके फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। अंड और स्पर्म, ये स्पर्म और अंड क्या होते हैं, यहां मिलते हैं, और मिलने के बाद निषेचन क्रिया कंप्लीट होती, पूरी होती है, और होने के बाद ये धीरे 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 यहां आ जाती है, और यहां पे बेबी का निर्माण होता है। आगे वाला जो रास्ता होता है वह कहलाता है सर्वाइकल कैनाल। जब बेबी बड़ा हो जाता है, जन्म लेने की कगार पे होता है, तो जो मेडिसिन डॉक्टर होती हैं वो यही सर्वाइकल कैनाल को बार बार चेक करती हैं कि यह सर्वाइकल कैनाल खुली है कि अभी बंद है।
जब खुलने के कगार पे हो जाती है तो पता चलता है कि बेबी माँ जो है किसी बच्चे को, बेबी को जन्म देने का समय हो गया है या जन्म देने वाली है। ये रास्ता उसके आगे का जो वेजाइना होता है, जनन क्रिया अर्थात प्रजनन की क्रिया यहीं संपन्न होती है। इसके बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद जनन क्रिया या निषेचन यहीं पे कंप्लीट होता है। ये कहां का फिगर है? ये यही फिगर है जो अंड का निर्माण होता है, जिसमें एक ओवा होती है, जोना पेलोसिडा की उसके ऊपर वाल लगी होती है। इसके अलावा सबसे बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, एक सबसे बाहरी दीवार होती है जो पीले कलर की होती है। उसके अंदर जो होती है थीका इंटरना होती है। अब समझिए, निषेचन क्रिया पूरे में नहीं होती बल्कि केवल इस ओवा में होती है। ओवा जब यहां होती है तो रिलीज हो जाती है, बाहर हो जाती है, और बाहर होने के बाद निषेचित होती है। ये क्या करती है, जो शेष बची हुई पुटिका है, ये इन समस्त हार्मोन्स का, फीमेल हार्मोन्स का स्राव करते हुए इसको जीवित रखने में मदद करती है, और ये धीरे 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 यहां पे आ जाती है। तो इतनी बातें तो केवल इंट्रोडक्शन में थी, परिचय में थी। तो आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अगली वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला। जितने क्वेश्चन आपकी तरफ से बनेंगे यहां पे आपको सबमिट करके क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।